morning, students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betya. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके चितिश पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 लहसा की ओर का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि तिब्बती समाज कितना सरल और सहज था। वहाँ लेखक भिखमंगे के वेश में जाते हैं, तब उनका कैसे स्वागत होता है, और उसके पास बाद वो अपने मित्र सुमति के साथ भद्र वेश में जाते हैं, तब उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रवेश करते हुए वहां के जीवन के विषय में बताया है। चलिए हम आगे का भाग देखते हैं। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी नामक समाधि गिरी कहलाती है। अब जो टापू जो था, उसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान था जो भीतर तक दिखाई पड़ती थी। उसी का पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि कहा जाता था। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, अर्थात लेखक के जो मित्र थे सुमति, उनके आसपास बहुत सारे मित्र और यजमान जो थे वो जान पहचान के थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़ा से बोध गया का भी वो गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। अब वहाँ की प्रथा थी कि वहाँ गंडे बनाकर, अर्थात कपड़ों को फाड़कर कुछ झंडे बनाए जाते थे, जिनको कि लगाया जाता था। तो कह रहे हैं कि कुछ बना करके गाँवों में बांट दो, हफ्ते भर यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुँचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का तात्पर्य वहाँ भार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि छोटे से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, अर्थात ललाट में माथा जो है वो धूप से जल रहा है। अर्थात तिब्बत की जो गर्मी थी वो इतनी अधिक होती थी कि उसको बर्दाश्त कर पाना या सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे मोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम कर देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। अर्थात वहाँ बहुत सारे जागीरदार हैं, जमींदार हैं, और वहाँ खेती करने का या करवाने की बहुत अधिक प्रथा है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष माने जाते थे। वह बहुत प्रेम से मिलते थे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था जिन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। अर्थात वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे वो बहुत ही भद्र हुआ करते थे, अर्थात सज्जन हुआ करते थे, और जब भी वो लोगों से मिला करते थे वो बहुत ही विनम्रता से लोगों से मिला करते थे। जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था
वहाँ 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद चले गए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, ये थी आपकी लहसा की ओर की यात्रा, जो कि तिब्बत के जीवन के पूरे सामाजिक जीवन के विषय में लेखक ने अपने माध्यम से बताया है। और अब आपका ये पाठ समाप्त होता है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं, जिसे कि आप अपने स्कूल की कॉपी में बनाएंगे, उसे फेयर कॉपी में बनाएंगे। उस पर आपको मैं मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें स्थान नहीं दिला सके, क्यों? उत्तर है, तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। जान पहचान होने पर ठीक जगह मिल जाती थी, वरना भटकना पड़ता। यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों का उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता था। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग मदिरा, चंग जैसा पेय पदार्थ पीकर होश में नहीं रहते थे, इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते थे कि यात्रियों ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए। यही कारण था कि दूसरी बार भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पर लेकर चलते थे। निर्जन होने के कारण भी वहाँ यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था। सरकार, पुलिस और खुफिया विभाग पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी, या वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय हमेशा बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? उत्तर है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि वहाँ का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था और जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था। ऊंची चढ़ाई का था, जो घोड़ा मिला था वो भी सुस्त था एवं धीरे धीरे चल रहा था। लेखक रास्ता भी भटक गया था क्योंकि 2 रास्ते एक साथ निकल रहे थे। वहाँ गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक चला गया था। पूछने पर सही रास्ते का पता चला, तब उसने वापस उसी रास्ते पर आकर पुनः सही रास्ते को पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उसे वहां लगभग 1 सप्ताह लग सकता था और लेखक के पास उतना समय इंतजार करने के लिए नहीं था। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, जिनका अध्ययन लेखक एकांत में करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा। अधिक ठंड और कड़ी धूप का उसको सामना करना पड़ा। लौटते समय ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं था, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज खुले विचारों वाला था। वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की भावना नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ नहीं थीं। वे धार्मिक चिन्ह गंडों में विश्वास रखते थे। अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक जा सकता था और अपनी चाय बनवा कर पी सकता। वहाँ के निवासी शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त रहते। बच्चों, ये आपका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इसे आप अपने स्कूल की कॉपी में